नमस्कार साथियों। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे और पिछले सेशन से एनर्जाइज होकर आज हम अपना दूसरा सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। और ये जो संभाषण परिचर्चा है इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन आप सभी का देखने को मिल रहा है। ग्रुप में भी काफी एक्टिविटीज देखने को मिली है जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन है हमारे लिए। आज हम लोग आगे बढ़े इसके पिछले कुछ चीजों को एक बार रिकैप लेते हैं, क्योंकि हमने पिछले जो भी डिस्कशन हुआ था उसमें ये चीजें देखी थी कि बेसिक्स जितने क्लियर रहेंगे उतना ही अच्छा हमारी डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट इजी हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट को क्लिनिक तक ले जाने के लिए ये पूरा का पूरा जो स्टडी डिजाइन किया गया है उसमें हमने पिछले जो लेक्चर में जो क्लिनिशियन को ओपीडी लेवल पे जो जो परेशानियां आती हैं उसके बारे में थोड़ी बातें की। श्री गुरुभ्यो नमः। पिछले स्लाइड्स में हमने देखा था कि किस तरीके से क्लिनिशियन अपने ओपीडी लेवल पे अपने कलेक्शंस को बेहतर करके अच्छे चिकित्सक के रूप में हम काम कर सकते हैं। उसमें आने वाली परेशानियों के बारे में हमने कुछ डिस्कस किया। ये सारी चीजें पिछले लेक्चर में हो चुकी हैं, बस एक रिकैप ले रहे हैं। किस तरीके से हमारी प्रकृति स्थिर रहती है इसके लिए हम लोगों ने बात किया था कि प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए कि त्रयोपस्तंभ किस तरीके से हमारे शरीर या हमारी आयु को स्थिर रखते हैं और हमको पोषण प्रदान करते हैं। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य ये किस तरीके से अगर इनका सम्यक ज्ञान हो तो प्रकृति का बेहतर ज्ञान होकर हम अपने स्वास्थ्य को या अपने मरीज में डायग्नोसिस को बेहतर बना सकते हैं। दूसरी बात आई थी शारीर का ज्ञान। आयुर्वेद के शारीर का जो है अच्छे तरीके से अगर हम आयुर्वेदीय शारीर का ज्ञान रखते हैं तो किसी भी बीमारी का जो मूल उत्पत्ति स्थान है वहां तक हम पहुंच सकते हैं या फ्यूचर में उस डिजीज का कहाँ तक प्रभाव पड़ सकता है ऐसा भी हम एक अनुमान लगा सकते हैं, प्रोग्नोसिस जिसको कहते हैं। जैसा कि बात हुई थी कि अगर विबंध प्राणवाह स्रोतस की व्याधि है यहाँ तक हम देख पाए तो विबंध का अंतिम परिणाम प्राणवाह के उत्पादक मूल हृदय तक जाएगा, अर्थात लंबे समय तक का कॉन्स्टिपेशन बाद में हृदय के ऊपर प्रभाव डाल के कंजेस्टिव हार्ट फेलर या CHF या हार्ट की बीमारियां उत्पन्न कर सकता है। ऐसा भी अनुमान हम भविष्य के रोगों का लगा सकते हैं। यहाँ तक आपका शास्त्र आपको बताए। तो शारीर का ज्ञान हमें अच्छे ढंग से होना चाहिए, इसके बारे में कुछ बातें। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई भी रोग, उस रोग की स्थिति में जो कुछ भी विकृति हमारे शरीर में आती है, जो बीमारियां हमें हमारे रोगी के अंदर देखने को मिलती है उसकी क्या लेवल है, अर्थात वो जो उत्पन्न बीमारी लेके मरीज आया है वो इनिशियल स्टेज में है या लेट स्टेज में है, बहुत ज्यादा उसने अपने शरीर में फैलाव बढ़ा लिया है। ऐसे डिजीज का जो हमारे स्प्रेडिंग है वो कहाँ तक है, अर्थात जो स्रोतस आयुर्वेद ने बताया है उसकी उत्पत्ति स्थिति खराब हुई है तो उसको दुष्टि की स्थिति में समझते हैं। अगर उसके अंतिम स्थिति अर्थात उसका विधि की स्थिति हो गई, मतलब स्ट्रक्चरल डैमेज हो गया है, इसको देखते हैं तो हमें यहाँ तक उसकी डेप्थ को जान सकते हैं। तो इस तरीके से हमने समझा था कि रोग ज्ञान का क्या महत्व है और उसके बेसिस पे हम किस तरीके से एक अपनी डायग्नोसिस को सामने कर सकते हैं। फिर हमने देखा था कि जो हमें डिजीज लेके मरीज हमारे पास आता है, जो भी सीन वो लेके हम तक पहुंचता है उसमें वो किस लेवल पे या किस स्टेज में, अर्थात वो पोस्ट की स्थिति में है या शाखा की स्थिति में है या मर्मास्थि संधि की स्थिति में है, अर्थात विकार के लेवल में है, रोग के लेवल में है या व्याधि के लेवल में है, इसका भी हम स्टेजिंग एंड ग्रेडिंग के बारे में हम लोगों ने पिछले उसमें बात किया। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई भी डिजीज में अगर हम कोई ड्रग यूज करने जा रहे हैं तो वो ड्रग का साइड ऑफ एक्शन क्या है, अगर हमको सही ढंग से पता हो तो हम छोटी से छोटी ड्रग को बड़ी से बड़ी बीमारियों में उसके साइड ऑफ एक्शन के आधार पर यूज करके सही इफेक्ट पा सकते हैं और इससे हमारा साइड इफेक्ट मिनिमाइज हो जाएगा और पिन पॉइंट इफेक्ट जो है मैक्सिमाइज हो जाएगा। इसके बारे में हमने डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया था कि जो औसत सेवन काल बताए गए, अर्थात हमें जो मेडिकेशन देना है उसकी जो टाइमिंग है वो टाइमिंग किस लिए बताई गई है, अर्थात दो दूध समूर्छना अर्थात व्याधि की स्थिति में उनका प्रयोग करना है। अगर आम इत्यादि की स्थिति है तो पहले आम को निराकरण करने के लिए भोजन काल में औषध देना है। ऐसी बातें हमने पिछले लेक्चर में समझी। फिर बात हुई थी कि अगर स्वस्थवृत्त और अन्नपान जो सामान्य स्वस्थ रहने के दो विज्ञान बताए गए हैं कि कोई व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहे, इसके लिए स्वस्थवृत्त और अन्नपान से उसका सही ढंग से पालन हो, तो उसके अंतर्गत अगर कोई ऐसी
प्रैक्टिस है जो कि डिजीज का बहुत बड़ा कारण बन सकती है, ऐसी छोटी छोटी डूज एंड डोंट्स जो हमारे शास्त्रों में बताए गए, उसमें से हमारा रोगी कौन सी स्थिति लेके आया है उसका भी हमें सम्यक ज्ञान होना चाहिए। इससे हम बड़ा बड़ा सा बदलाव रोगी के अंदर ले सकते हैं। तो ये एक विशेष चीजें जो हमने पिछले उसमें दिया था कि अगर इन सब चीजों का हम ध्यान रखते हैं तो चिकित्सकीय दुविधाओं को आसान किया जा सकता है। और जो मूल चिकित्सा है अर्थात संप्राप्ति विघटन में चिकित्सा जो हमारे शास्त्र का मूल आधार है, जिसमें कि रेडिकल क्योर ऑफ डिजीज होता है, बीमारी के मूल का नाश होता है, वहां तक हम पहुंच सकते हैं। तो इसी चर्चा को आज आगे बढ़ाते हैं। और संप्राप्ति विघटन में चिकित्सा अर्थात कोई भी विकृति हमारे शरीर में किस तरीके से अपना फैलाव बढ़ाई है, उसने अपना किस तरीके से शरीर को नुकसान पहुंचाया है, इन सारी प्रक्रिया को समझने से पहले हम आज ये देखने की कोशिश करते हैं कि विकृति तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक हमें हमारे शरीर में प्राकृतिक स्थिति कैसे चल रही है उसका ज्ञान। मतलब कहने का यह है कि कोई भी प्राकृतिक स्थिति में ही विकृति उत्पन्न होती है, तो प्रकृति का ज्ञान करके हम विकृति की तरफ आसानी से बढ़ सकते हैं। आज इसको इलेबोरेट करते हैं कि ये संप्राप्ति हमारे शरीर में बनने से पहले हमारा स्वस्थ शरीर कैसे चलता है। ये जो कुछ भी मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ इन गुरुओं का ही है, बस मैं माध्यम आपके समझ। वास्तव में जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी चिकित्सक हैं, कि हम सभी प्राणी हैं, अर्थात हम लोग बाहर की दुनिया से, अपने शरीर की बाहर की दुनिया से प्राण रूपी ऊर्जा लेते हैं, इसीलिए हम सभी प्राणी कहलाते हैं। तो जब ये प्राण रूपी ऊर्जा प्राकृतिक रूप में हमें प्राप्त होती है, अर्थात सम्यक आहार, सम्यक निद्रा और सम्यक ब्रह्मचर्य के माध्यम से हमको प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है, तो हमारी जो शारीरिक स्थिति है वो स्वास्थ्य की स्थिति में बनी रहती है। और इसके विपरीत जब कभी हम इस विकृत रूप से प्राण रूपी ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, तब ये हमारी आयु नामक प्रणाली में विकृति को उजागर करती है। तो सामान्य शब्दों में अगर कहें तो ऊर्जा का आदान प्रदान अगर सही ढंग से होता है तो हम स्वस्थ बने रहते हैं, और विकृत तरीके से अगर ऊर्जा का आदान प्रदान होता है तो हमारे शरीर में रोग की स्थिति उत्पन्न होती है। तो वास्तव में ये प्राकृतिक जो ऊर्जा प्रणाली है वो किस तरीके से हम लेते हैं और कैसे स्वस्थ रहते हैं, या हमारा रोगी इसमें किस तरीके की विकृति करता है, इसको समझ के हम आगे बढ़े तो बेहतर है। आप सभी जानते हैं कि जो हमारी आयु है वो वास्तव में 4 सब कैटेगरी से मिलकर बनी हुई है, अर्थात शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा। आप सभी जानते हैं ये हमारे 4 कंपोनेंट्स होते हैं हमारी आयु के। इस 4 कंपोनेंट को मिलाकर हमारी आयु हिंदी कॉपी सही ढंग से संपादन करती है। और ये शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा बाहर की दुनिया से आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये 3 माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करता है। अर्थात हमारा जो आयु का शरीर नामक कंपोनेंट है वो मुख्य रूप से आहार के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करता है। जो हमारे शरीर का इंद्रिय नामक कंपोनेंट है वो मुख्य रूप से नींद के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करता है। और जो हमारे सत्व और आत्मा नामक आयु के कंपोनेंट्स हैं वो ब्रह्मचर्य या आनंद के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करता है। इस प्रकार हमारे आयु के 4 घटक शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा 3 उपस्तंभ आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य के माध्यम से स्थिर रहते हैं। ये मूल विज्ञान हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है, और इन्हीं मूल विज्ञानों में हमें ये देखना है कि वास्तव में हमारा रोगी इन्हीं 4 कंपोनेंट्स को, इन्हीं 3 उपस्तंभों के माध्यम से जब धारित नहीं कर पाता है तब वो रोगी की स्थिति में जाता है। कोई भी रोग या तो आहार की विकृत स्थिति की वजह से हो सकता है, या निद्रा की विकृत स्थिति की वजह से हो सकता है, या ब्रह्मचर्य आनंद की विकृत स्थिति से हो सकता है। निज रोगों की स्थितियों में यही 3 उपस्तंभ घात को प्राप्त। थोड़ा सरल तरीके से समझे तो वास्तव में जो ये आयु है ये 2 कार्यों को मुख्य रूप से संपादित करके स्थिर रहती है। यहाँ कुछ शब्द आपको ऐसे नए से लगेंगे या ऐसा लगेगा कि बहुत भारी से शब्द हैं, लेकिन ये बहुत सरल है, इसको आसानी से समझते हैं। जो हमारी जीवन प्रणाली चलती है वो आयु के माध्यम से, वो जीवन यापन और बंधन मोक्ष ऐसे 2 कार्यों से संपादित होती है। अर्थात हम पूरी लाइफ में 2 तरीके से ही कार्य करके अपनी आयु को स्थिर रख पाते हैं। पहला जो कार्य है जिसको हम जीवन यापन कार्य कहते हैं,
जीवन यापन का मतलब हमारा जो शरीर, त्वचा के अंदर का जो शरीर है वो इहलोक कहलाता है हमारे लिए। मतलब जो शब्द आपने देखे यहाँ पे सामने दिख रहे होंगे, इहलोक परलोक, मतलब ये कोई ऐसे मतलब दैवीय शब्द नहीं है, सिंपल से रूटीन प्रैक्टिस के शब्द है। हमारे वेदना अधिष्ठान त्वचा के अंदर हमारा इहलोक है, और वेदना अधिष्ठान त्वचा के बाहर की दुनिया को परलोक या बाहर की दुनिया कहते हैं। और एक ह्यूमन पूरे लाइफ में ये इहलोक से परलोक के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज करता है। जो शरीर आयु का जो संचालन है वो हमारे शरीर में जीवन यापन जो कर्म है वो त्वचा के अंदर संपादित होता है। अर्थात हमारे जो वायु पित्त कफ नामक जो त्रिदोष है, रस से लेकर शुक्र पर्यंत हमारी जो धातुएं हैं, और हमारे मूत्र पुरी श्वेत नामक जो हमारे मल हैं, इन 13 के माध्यम से हमारा जीवन यापन रूपी कार्य संपादित होता है। जीवन यापन मतलब वो सारे कार्य जो हमारे शरीर को संचालन करने के लिए आवश्यक है, जिनको मॉडर्न साइंस ने हमारे इनवॉलंटरी एक्टिविटीज के रूप में रखा है। मतलब हमारे हृदय का चलना, हमारी आंखों की गति, हमारे सांसों का चलना, ये सब जो भी क्रियाएं होती हैं वो हमारे जीवन यापन रूपी क्रियाओं के अंतर्गत आती है। ये जीवन रूपी जो क्रिया होती है जीवन यापन, ये अनुवर्तन और समवायता, ये दो वैदिक शब्द जो कि हमारे ग्रंथों में बार बार आते हैं। मतलब शरीर की पोषण प्रणाली, जो कि हमारे शरीर में न्यूट्रिशन को उत्पन्न करना और उसको वाहित करना, ये अनुवर्तन। और हमारे शरीर की धारण प्रणाली मतलब समवायता, मतलब रचनात्मक प्रणाली, इन दो के माध्यम से संपादित। कुल मिला के ये कहें तो अनुवर्तन अर्थात हमारी जो फिजियोलॉजी है, और समवायता अर्थात हमारी जो एनाटॉमी है, ये जीवन यापन कर्म को संपादित करने का आधार बन जाता है। तो एक इंसान ये जीवन यापन रूपी कर्म जो कि शरीर के अंदर चलते हैं, और बंधन मोच, हम ऐसे लग रहे हैं कि बहुत बड़े शब्द हैं, बंधन मोच, ये जो हम अपने कायिक वाचिक मानसिक अर्थात अपने शरीर से, अपने मन से, अपने विचारों से और अपनी वाणी या वचन से बाहर दुनिया से जो जुड़ते हैं, ऐसे 3 तरीके से हर इंसान अपने बाहर की दुनिया के साथ संपर्क स्थापित करता है। अगर ये संपर्क हम शास्त्र या अपने नियमानुसार करते हैं तो ये ऐषणा कहलाती है, और अगर हम इसको अपने खुद के अनुसार करते हैं तो ये इच्छा कहलाती है। ऐषणा और इच्छा में इतना अंतर है कि ऐषणा हमेशा एक कंट्रोल या उचित रीति से किया जाने वाला कार्य है, और इच्छा हमेशा अनकंट्रोल या अनुचित रीति से किया जाने वाला कार्य। तो कायिक वाचिक मानसिक अर्थात शारीरिक रूप से, वाणी इत्यादि के रूप से, मानसिक रूप से हम 3 तरीके से बाहर की दुनिया से जुड़ते हैं। तो सामान्य रूप से कहें तो जो हमारे शरीर के इंद्रिय हैं, उनके अधिष्ठान के माध्यम से जो हम बाहर की दुनिया से जुड़ के काम करते हैं, जैसे मैं आज बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, तो मेरे बोलने से आपके सुनने के बीच में मेरा कुछ मोच हो रहा है, आपका कुछ बंधन हो रहा है। ये एक एक दूसरे के साथ हमारा जो इंटरेक्शन हो रहा है, ये बंधन मोच रूपी कर्म के माध्यम से हो रहा है। तो इस तरीके से जो बाहर की दुनिया के साथ हमारा जुड़ना होता है वो बंधन मोक्ष रूपी कर्म से होता है। इसको हम वॉलेंट्री एक्टिविटीज कहते हैं कि मैं बोल रहा हूँ, मेरे बोलने की जरूरत है, और मैं यहाँ पे अपने लाउडनेस के साथ अपनी वाणी रख रहा हूँ और आप उसको सुन पा रहे हैं। ये मेरा अपना बंधन मोक्ष कार्य है जिसके माध्यम से मैं आपसे जुड़। हर इंसान इस 2 तरीके के कार्यों के साथ अपनी आयु को चलाता है। जीवन यापन कर्म से वो शरीर धारित रहता है, अपना शरीर इनवॉलंटरी एक्टिविटीज से चलता रहता है, और बंधन मोक्ष कर्म के माध्यम से वो बाहर की दुनिया के साथ जुड़ता है। यहाँ इतना गहराई तक जाने का एक विशेष मतलब ये था कि वास्तव में ये जो बंधन मोक्ष रूपी कर्म है, ये बंधन मोक्ष रूपी कर्म ही ये डिसाइड करते हैं कि हमारा शरीर में जीवन यापन रूपी कर्म कैसे चले। अर्थात भारत का विज्ञान थोड़ा सा अलग है, ये कर्म के अनुसार उत्पत्ति की बात करता है। अर्थात जैसा कार्य हम करेंगे, जैसा कायिक वाचिक या मानसिक कार्य करेंगे, उसी तरीके से हमारे शरीर में धातुओं का उत्पादन होगा, उसी तरीके से हमारे शरीर में क्रिया रचना या परिवर्तन कार्य करेंगे, और उसी तरीके का हमारे आहार ग्रहण करने की स्थिति उत्पन्न होगी। तो कुल मिला के हम कर्म करने से आहार ग्रहण करते हैं, ये विज्ञान आयुर्वेद या भारत का है। हम आहार ग्रहण करके कर्म करते हैं, ये विज्ञान भारत का नहीं। मतलब कार्यानुसार कर्मानुसार आहार होना चाहिए। यहाँ से इस विज्ञान को अगर हम समझें तो बहुत सारी बीमारियों का मूल कारण हमें समझना है। मतलब एक व्यक्ति दिन भर सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जीता है तो वो कैसा आहार लेगा उसके कर्म के अनुसार डिसाइड। और एक व्यक्ति खेत में जाके किसान का काम करता है, दिन भर बहुत मेहनत करता है, उसका क्या आहार होगा वो उसके बंधन उसके हिसाब से डिसाइड होगा। तो यहाँ आहार कर्मानुसार होना चाहिए, ना कि अफोर्ड करने की क्षमता के अनुसार। तो यहाँ से हमारी बीमारियों की जो शुरुआत होती है
अगर ये थोड़ा सा बेसिक ज्ञान हमारे पास रहे कि हमारी आयु, बंधन, मोक्ष और जीवन यापन, मतलब बाहर दुनिया से जुड़ना और शरीर के अंदर कर्म करना, इन दो कार्यों के माध्यम से चलती है, तो हमारे लिए बहुत आसान है। थोड़ा सरल करते हैं। तो जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे कि हमारी आयु जो है दो तरीके के कार्यों से संपादित होती है, जीवन यापन और बंधन। तो जीवन यापन कर्म हमारे शरीर के अंदर होता है, वो हमारे वात, पित्त, कफ, रस से लेकर शुक्र पर्यंत और मूत्र पुरुष स्वेद, इन 13 के माध्यम से संपादित होता है, और इसको हम इहलौकिक कर्म भी कहते हैं। और इससे हमारा शरीर रेगुलरली एक्टिव रहता है और हमारी शरीर की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती है। और बंधन मोक्ष कर्म हम अपने इंद्रियों के अधिष्ठान के माध्यम से, अपने बोलने से, अपने सोचने से, अपने शरीर की इत्यादि गतिविधियों से संचालित करते हैं, और ये हमारे को हमारे सराउंडिंग के साथ या ब्रह्मांड के साथ या आउटर एटमॉस्फेयर के साथ जोड़। थोड़ा सरल तरीके से बढ़ते हैं। वास्तव में ये जो हमने अभी बात की आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, वास्तव में ये हमारे शरीर की 24 जो धातुएं हैं जिनसे हमारा निर्माण हुआ है, उनका ये पोषण करता है। इसलिए हमें ये समझना जरूरी हो जाता है कि जो आहार रूपी हमारी ऊर्जा है, वह हमारे शरीर के मुख्य घटकों का पोषण करती है। नींद की जो ऊर्जा है वह हमारे इंद्रियों के जो पंच तन्मात्रा रूपी भाग है उसका पोषण करती है। और जो हमारे ब्रह्मचर्य या आनंद की ऊर्जा है वह हमारे मूल रूप से हमारे सूक्ष्म शरीर का पोषण करती है। तो ये आहार, निद्रा और आनंद, या आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य शरीर का और हमारे इंद्रिय स्थानकों का और हमारे सूक्ष्म शरीर का इस तरीके से पोषण करते हैं कि हमारा स्वास्थ्य बना रहे। थोड़ा सरल तरीके से आगे बढ़े तो जो ये पोषण प्रणाली है, जो कुछ भी हम हमारे शरीर में बाहर की दुनिया से पोषण आता है, अगर उस पोषण प्रणाली का वितरण हमारे शरीर में कैसे होता है, उपयोग हमारे शरीर में कैसे होता है, इसको समझें तो बीमारी कैसे उत्पन्न होती है इसको समझना आसान है। जैसा आप सभी जानते हैं कि जो कोष्ठ होता है, जिसको कि हम मुख से लेके मलद्वार तक के हिस्से को समझते हैं, मुख्य रूप से जिसमें आमाशय, पक्वाशय, महाश्रोत्रस का भाग आता है, ये कोष्ठ बाहर की दुनिया के साथ सीधा जुड़ा। इस कोष्ठ के माध्यम से ही हम बाहर से ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, आहार इत्यादि के माध्यम से जो कुछ भी हमारे शरीर में आता है, और वो कोष्ठ हमारे शरीर में ऊर्जा ग्रहण करके उत्पादन करने का काम करता है। अर्थात पोषण की उत्पत्ति जो होती है वो हमारे महास्रोतस के अंदर, जो कि कोष्ठ का मुख्य भाग है, उसके अंतर्गत। और ये पोषण जब हमारे शरीर में आगे बढ़ता है तब वो मार्गस रस के माध्यम से हमारे शरीर की शाखाओं में पहुंचता है, और जो शाखाएं होती हैं वहां पे हमारा पोषण स्त्रीकरण को प्राप्त होता है। वहां पे वो जैसा पोषण निर्माण हुआ है वैसी वैसी धातु में स्त्रीकरण को प्राप्त होता है, और फिर वही पोषण आगे बढ़ के हमारे अंग और उपांग के माध्यम से जब हम कोई कार्य संपादित करते हैं तब वो उसका उपयोग होता है, कर्म में वो अपने आप को आहूत कर देता है, और इस तरीके से हमारी धातु की खर्च। तो कुल मिला के ये देखें तो कोष्ठ हमारे शरीर में उत्पादन करने वाला अंग अवयव है, शाखा हमारे शरीर का धारण करने वाला, स्थिति करने वाला अंग अवयव है, और अंग उपांग हमारे शरीर के मनमासी संधिगत भाग जो कि हमारे शरीर में उपयोग करने वाले अंग। तो इस तरीके से हमारे शरीर में उत्पत्ति, स्थिति और लय, कोष्ठ, शाखा, मनमासी संधि के माध्यम से ये तीन प्रक्रियाएं निरंतर चलती होती है। अर्थात पोषण आता है, उसका सही ढंग से जो है जठराग्नि की क्रिया होती है उसमें उत्पत्ति होती है, धात्वाग्नि की क्रिया होकर उसमें स्त्रीकरण होता है, और महाभूताग्नि की क्रिया होकर उसका उपयोग होता है। जब ये तीनों अग्नियां सही ढंग से कार्य करती रहती हैं तब हमारा स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है। तो इस तरीके से कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि हमारा कोष्ठ जो कि उत्पत्ति का कार्य करता है, उसकी अग्नि सही ढंग से काम नहीं करती, जठराग्नि, तो हमारे शरीर में उत्पत्ति बिगड़ जाती है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि हमारे शाखा की अग्नि, धात्वाग्नि सही ढंग से काम नहीं करती है, तो हमारे शरीर में धारणा, स्त्रीकरण बिगड़ जाता है। और कई बार हम अपने पोषण का सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाते हैं, चलना चाह रहे हैं तो चल नहीं पाते हैं, पकड़ना चाह रहे हैं तो पकड़ नहीं चाह पाते हैं, बोलना चाह रहे हैं तो बोल नहीं पाते हैं। ये जो हमारे इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रिय अधिष्ठानों के माध्यम से हम कार्य संपादित करते हैं, उसमें धातुएं खर्च होती हैं। जब हम उस क्रिया को सही ढंग से नहीं कर पाते हैं तो हमारी मनमास्ति संधि की महाभूताग्नि बिगड़ी रहती है, और उसके वजह से हमारा जो है बंधन मोक्ष कर्म बिगड़। तो इस तरीके से उत्पत्ति, स्थिति और लय ये हमारे शरीर में निरंतर चलते रहते हैं, और ये जठराग्नि, धात्वाग्नि और भूताग्नि अपने अपने कार्य से हमको स्वस्थ रखते हैं। ये एक मूल विज्ञान है जहां से हमारे बीमारियों की शुरुआत होने की स्थिति है।
बीमारी या तो कोष्ठगत हो सकती है, या शाखागत हो सकती है, या मनमास्ती संधिगत होती है, या इनके मिक्स, कभी कोष शाखा मनमास्ती संधि, तीनों में फैला हो सकता है। इससे हम बीमारियों का जो है लेवल पता करते हैं कि ये हमारी प्रारंभिक स्थिति है या बीमारी बहुत फैल चुकी है। तो ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो हमको एक प्रारंभिक रूप से जानकारी होनी चाहिए जब हम चिकित्सा के लिए आगे। अब प्राकृतिक स्थिति का पिक्चर हमारे सामने क्लियर हुआ कि किस तरीके से हमारी प्रकृति स्थिर है। प्रकृति आहार निद्रा ब्रह्मचर्य के माध्यम से शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा को पोषण देते हुए, और किस तरीके से कोष शाखा मर्मास्ती संधि का स्त्रीकरण करते हुए जीवन यापन और बंधन मोक्ष इन कर्मों के माध्यम से स्थिर रहती है। ऐसा एक सामान्य विज्ञान हमने अपने डिस्कशन में अभी देखा। अब बात करते हैं कि ये प्रकृति विकृतीकरण को कैसे प्राप्त होती है, वास्तव में बीमारी कैसे होती है, इसका क्या क्रम होता है। जैसा कि हमने पहले देखा कि स्वस्थ व्यक्ति प्राकृत रूप से जो ऊर्जा लेता है उसका नाम प्राकृत प्राण है। ये प्राकृत प्राण, प्राण का मतलब ऊर्जा, तो बाहर की दुनिया से जो हम ऊर्जा लेते हैं जब वो विकृत रूप में हमको प्राप्त होती है तब हम उसको हेतु कहते हैं। हेतु का मतलब होता है विकृत प्राण रूपी ऊर्जा, मतलब आहार के रूप में, निद्रा के रूप में, ब्रह्मचर्य के रूप में हम जो आहारज विहारज और आचारज हेतुओं का सेवन करते हैं जिसको काल अर्थ और कर्म कहा गया है, वो हेतु जब हमारे शरीर में प्रविष्ट करते हैं तब वो शरीर में प्रविष्ट करते ही निदान का रूप लेते हैं। वास्तव में शरीर के बाहर जो कुछ भी मौजूद स्थितियां हैं वो हेतु के रूप में है। सारे हेतु निदान नहीं होते हैं। जब वो हेतु शरीर के अंदर प्रविष्ट कर जाते हैं और अपने अंदर एक निश्चित विकृत प्राण रूपी ऊर्जा लेके शरीर का नुकसान करना शुरू करते हैं, शरीर की धातुओं के साथ संपर्क बनाना शुरू करते हैं, तब वो निदान का रूप लेते हैं। तो ये छोटा सा डिफरेंस है कि निदान और हेतु अलग अलग हैं। तो इसी ये जब निदान शरीर के अंदर प्रविष्ट कर जाता है तब ये वहां की जो अग्नि है उसके साथ संपर्क बनाता है, और अब निदान की विकृत प्राण रूपी ऊर्जा अब विकार की प्रकृति को जन्म देती है। तो वास्तव में ये बाहर की दुनिया में उपस्थित हेतु जब तक शरीर के संपर्क में आके निदान नहीं बनते हैं तब तक जो है विकृति का जन्म नहीं होता। और आप सभी जानते हैं, आप सभी चिकित्सक हैं कि काल अर्थ कर्म जो हेतु है बाहर की दुनिया में, वो असात विद्या संयोग प्रज्ञा अपराध और परिणाम इन तीन आयतन के माध्यम से निदान में बदलते हैं। अर्थात अगर हम काल अर्थ कर्म बाहर में मौजूद भी है और रोगी अगर असात विद्या संयोग प्रज्ञा अपराध और परिणाम का सेवन नहीं करता है तो उसके हेतु निदान में परिवर्तित नहीं होते। हम सभी एक साथ एक जगह पे रोगी नहीं होते। इसका बहुत बड़ा कारण है कि हेतु अगर सब जगह मौजूद है फिर भी सभी लोग रोगी नहीं होते, क्योंकि सभी लोगों का हेतु निदान में नहीं बदलता है। तो ये हेतु निदान में बदलता है और यहाँ से हमारी विकार मतलब बीमारी की उत्पत्ति होती है, और ये विकार प्रकृति जन्म। थोड़ा सरल स्थिति में समझते हैं। वास्तव में जो बीमारी उत्पन्न होती है उसमें विकार प्रकृति, विकार अधिष्ठान और विकार समुत्थान, ये तीन स्थितियां निर्मित होती हैं, और ये तीनों मिलकर संप्राप्ति का संगठन बनते हैं। संप्राप्ति का संगठन मतलब सम्यक प्राप्ति जो हमें विकृति की मिलती है वो विकार प्रकृति, विकार अधिष्ठान और विकार समुत्थान, इन तीन स्थितियों से मिलकर। थोड़ा सरल तरीके से समझते हैं। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड्स में देखा कि बाहर से हमको हेतु आके निदान के रूप में शरीर से संपर्क बनाए, तो जो हेतु सबसे पहले हमारे शरीर में आते हैं, निदान के रूप में संपर्क बनाते हैं, वो उसकी और हमारे शरीर की अग्नि के बीच में लड़ाई होती है। तो हमारे शरीर में जब निदान आता है तो वो अग्नि के ऊपर सबसे पहले उसके ऊपर आवरण उत्पन्न करता है या अग्नि के ऊपर प्रभाव डालता है, और उस स्थान विशेष की जहां पे वो निदान पहुंचा है उस स्थान विशेष की अग्नि को नुकसान पहुंचा। उस अग्नि का नुकसान पहुंचने की वजह से वहां पे कुछ अग्नि की मंदता या अग्नि के स्थलांतरण हो जाने की वजह से वहां आम की उत्पत्ति होती है। जब वहां पे आम की उत्पत्ति होती है तो जो शरीर को धारण करने वाले वायु पित्त कफ नाम की धातुएं थी, अब वो दूषीकरण को प्राप्त होकर दोष का रूप लेने लगती है।
और जब ये वायु पित्त कफ दोष का रूप ले लेते हैं तब वो उनके अंदर दूषीकरण का सामर्थ्य आ जाता है और वहां की जो रस रक्त मांस इत्यादि धातुएं थी उनके अंदर वो दूषीकरण करने लगते हैं। और इस तरीके से अग्नि, आम, दोष और दूष ये चारों मिलके विकार की प्रकृति को जन्म देते हैं। अर्थात कोई भी बीमारी बिना इन चारों की उत्पन्न नहीं। सबसे पहले जो हेतु है वो निदान में बदलेगा और अग्नि को प्रभावित करेगा, आम को उत्पन्न करेगा और धातु से दोष बनाएगा। अर्थात जो वायु पित्त कफ अभी तक धातु थे अब वो दूषीकरण की क्षमता लेके दोष बन जाएंगे और वो धातुओं के अंदर फिर दूषीकरण करेंगे और रस रक्त आदि धातुओं को दूषित करके उनको दूष बना देंगे। और इस तरीके से अग्नि, आम, दोष और दूष से ये विकार प्रकृति के कुल मिला के कहें तो जो बीमारी या संमूर्छना के उत्पादक घटक हैं जिनके वजह से इसकी उत्पत्ति होती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि अगर एक बिल्डिंग हम बनाने चलते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें उसको बनाने की बेस के लिए चाहिए होती हैं। तो ये सारी चीजें हमारी विकृति या बीमारी के लिए सबसे आवश्यक है, अग्नि, आम, दोष और दुष। अब ये जब विकार प्रकृति का निर्माण होने लगता है तो वास्तव में ये विकृति शरीर के अंदर हो रही है। तो शरीर के अंदर इस विकृति का कोई अधिष्ठान या कोई अपना एक साइट होता है जहां पे ये बीमारी उत्पन्न हो, इसको हम विकार अधिष्ठान के नाम से जानते हैं। ये विकार अधिष्ठान वास्तव में जब विकृति उत्पन्न हो रही होती है तो वो विकृति की जो अपनी ऊर्जा होती है और शरीर की जो ऊर्जा रहती है उसके बीच में एक लड़ाई चलती है। शरीर का जो अधिष्ठान है वो अपनी अग्नि से उस बाहर से आई हुई विकृत ऊर्जा को नष्ट करना चाहता है। ऐसी स्थिति में जो अग्नि अधिष्ठान के अंदर प्राकृतिक रूप से रह जाती है उसका नाम है अधिष्ठान की अग्नि। इसके पहले हमने देखा था विकार प्रकृति की अग्नि, उसकी अग्नि हमारे लिए हमारे शरीर का नुकसान करने के लिए आई है। और ये जो अधिष्ठान की अग्नि है, शरीर की अग्नि है, वो चाहती है कि हम बीमारी को रोकें। तो विकार अधिष्ठान में जो विकार प्रकृति आती है वो वहां पे अपनी को स्थिर करना चाहती है। तो ऐसी स्थिति में जो अधिष्ठान की अग्नि है वो उसका नाश करना चाहती है और उसके बीच में लड़ाई चलती है। तो विकार प्रकृति की वजह से अधिष्ठान की अग्नि कितनी प्राकृतिक स्थिति में रही, ये अधिष्ठान के आकलन में हमको पहली स्थिति देखी। अगर विकृति शरीर में आ गई है तो उसने किस स्रोतस को नुकसान पहुंचाया है या किन किन स्रोतस को नुकसान पहुंचाया है, किस प्रकार से उस स्रोतों की दृष्टि की है, उन सारी चीजों का आकलन हमारे स्थिति में दूसरा हमारे संप्राप्ति संगठन को जानने की स्थिति में बने। तो ये स्रोतस का आकलन। तीसरा, उस विकार प्रकृति ने दोषों के कौन कौन से अंश को दूषित किया है। अर्थात वायु अपने प्राण अंश से, उदान अंश से, व्यान अंश से, या जो है पित्त अपने पाचक पित्त से, आलोचक पित्त से, रंजक पित्त से, किस अंश से दुष्ट हुआ है, ये कौन कौन से अंशों को दुष्ट की है, ये भी अधिष्ठान की स्थिति को बताता। फिर उस विकृति ने शरीर में वायु के किन किन स्थानकों में दुष्टि पहुंचाई है। पक्वासे को पहुंचाया है, कटी को पहुंचाया है, शक्ति को पहुंचाया है, पित्त की स्थिति में नाभि को पहुंचाया है, अमाशय को पहुंचाया है, स्वेद को पहुंचाया है, लसिका को पहुंचाया है। मतलब वो विकृति कहाँ कहाँ तक किन किन स्थानकों में फैली है, इसका आकलन भी हमको बहुत जरूरी है। अगर वो विकृति हमारे शरीर में आई है तो हमारे 10 प्राण आयतन जो कि हम जानते हैं, शंख जो है, शंखदौ, कंठ, मर्मत्रय और रक्त शुक्र ओजसी गुदम, ये 10 प्राण आयतन अगर हैं तो उसमें किन किन प्राण आयतन में इसका प्रभाव फैला है, ये भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और हमारे शरीर में पोषण को वाहित करने वाली जो महामूला बताई गई है, ऊर्ध्व, अधा और तिर्यक, ऐसी 10 महामूला बताई गई है, उनमें से ऊर्ध्व, अधा, तिर्यक किन किन महामूला में इसका फैलाव है, इसको भी जानना जरूरी है। तो कुल मिला के ये समझिए कि जो समूर्छना या विकृति शरीर में निर्मित हो रही है उसका स्थान कहाँ कहाँ तक फैला है, ये सब बताने का कार्य विकार अधिष्ठान के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो जो विकार प्रकृति हमारे शरीर में प्रविष्ट की है उसने शरीर के किन किन स्थानकों में अपना पूरा फैलाव रखा है, ये विकार अधिष्ठान को जानना एक चिकित्सक के लिए अत्यंत जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर वो उसका फैलाव नहीं जानेगा तो सीवियरिटी ऑफ द डिजीज नहीं बता सकता है और इस डिजीज को कितने दिन में क्योर करेगा ये भी नहीं बताना उसके लिए मुश्किल है। तो हमें एक चिकित्सक के रूप में विकार प्रकृति और विकार अधिष्ठान को जानना बहुत आवश्यक होता है।
तो इस तरीके से ये एक स्थिति निर्मित होती है। अब अगली स्थिति आती है कि ये सारी जो प्रक्रिया, जो विकार प्रकृति है और विकार अधिष्ठान है, ये विकार शरीर में उत्पन्न हुआ और शरीर के अंदर अपना स्थान फैला रहा है, तो इसका शरीर में उत्पत्ति की क्या प्रक्रिया रही, किस तरीके से इसने शरीर में अपना फैलाव बढ़ाया, इसके लिए हमें समुत्थत्व और संप्राप्ति नाम के विकार समुत्थान का ध्यान होना चाहिए। अर्थात सम्मूर्छना के घटक के बारे में जानकारी करना, विकार की प्रकृति को जानना है। सम्मूर्छना के स्थान के बारे में जानकारी करना, विकार के अधिष्ठान को जानना है। और सम्मूर्छना की उत्पत्ति प्रक्रिया, कैसे ये उत्पन्न हुआ है, ये पूरी प्रोसेस कैसे हुई। जैसे आप मॉडर्न साइंस में देखते हैं, एक्यूट इलनेस है, क्रोनिक इलनेस है, सडन ऑनसेट है, डिलेड ऑनसेट है, वैसे ही आयुर्वेद कहता है इसका समुत्थान और संप्राप्ति कैसे इसको ये हुआ, ये सम्यक उत्थान कैसे हुआ, ये जानना है विकास उत्थान। अर्थात इसमें दो चीजें हमको देखनी होती है, समुत्थत्व और संप्राप्ति। समुत्थत्व का मतलब आमाशय और पक्वाशय, ऐसे दो जो है आचार्य चरक ने रोगानिक विमान में बताया कि दो समुत्थत्व आशय भेद से हो सकते हैं। अर्थात कोई भी बीमारी शुरुआत होगी तो या तो आमाशय से शुरू होगी या पक्वाशय से शुरू होगी। जब तक हम इतनी सूक्ष्म ध्यान करके चिकित्सा में नहीं प्रवृत्त होंगे, तब तक हम रूट कॉज ऑफ द डिजीज तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम बहुत कंसेप्चुअल बातें यहाँ पे रख रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रैक्टिस ही रेडिकल की ओर तक ले जा सकती है, अदरवाइज हम सिम्टोमेटिक इटियोलॉजिकल ट्रीटमेंट तक ही रह जाएंगे। संप्राप्ति विघटन करना है तो संप्राप्ति का संगठन जानना जरूरी है, और संप्राप्ति का संगठन है विकार प्रकृति, विकार अधिष्ठान और विकार समुत्थान। तो ये समुत्थान हमको ये बताता है कि समुत्थत्व अर्थात आमाशय या पक्वाशय, इन दो में से ही कहीं ना कहीं से कोई बीमारी उत्पन्न होती है। बीमारी या तो आमाशय समुत्थ हो सकती है या पक्वाशय समुत्थ हो सकती है। और इस पूरी प्रोसेस को उसने कैसे फॉलो किया है, इस पूरी प्रक्रिया का नाम है सम्यक प्राप्ति अर्थात संप्राप्ति। अर्थात संख्या भेद से, प्रधान्य भेद से, विधि विकल्प भेद से, बल काल भेद से वो संप्राप्ति अलग अलग तरीके से इसको आगे समझेंगे। तो कुल मिला के विकार प्रकृति, विकार अधिष्ठान, विकार समुत्थान, ये हमारे संप्राप्ति के संगठन की स्थिति को बताते हैं। अब अगर हमें ये संगठन क्लियर हो गया है, तब हम विघटन कैसे करें, इसके तरफ हमारी एक अप्रोच बनती हुई आगे बढ़ती है। वास्तव में अब इसी संप्राप्ति के संगठन को तोड़ने का काम चिकित्सक ओपीडी लेवल में बैठ के करते हैं। संप्राप्ति विघटन न्यू चिकित्सा ही आयुर्वेद का मूल आधार है। और संप्राप्ति विघटन कैसे होगा, संगठन को जान के उसके अगेंस्ट में उपाय करने से हो। इसके तीन प्रमुख उपाय हैं, निदान परिवर्जन, प्रकृति विघात और प्रकृति स्थापन। निदान परिवर्जन, प्रकृति विघात, प्रकृति स्थापन हमारे संप्राप्ति के विघटन के उपाय हैं। और हम ये हमारे संप्राप्ति के संगठन के किन किन घटकों के साथ किस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाते हैं और कैसे इनका कार्य होता है, ये हम क्रम से देखते हैं। निदान परिवर्जन। निदान परिवर्जन आचार्य चरक ने कहा है कि निदानम तो आदि कारण। निदान परिवर्जन एक बोलचाल में या आप रूटीन में भी समझते हैं कि निदान परिवर्जन चिकित्सा का प्रथम सोपान होता है, क्योंकि चिकित्सा का मतलब ही है संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जन। संक्षेपतः क्रिया योगो, क्रिया मतलब धातु साम्य रूपी क्रिया, योग का अर्थ होता है जुड़ना। अर्थात हमारे शरीर से धातु साम्य रूपी क्रिया तभी जुड़ती है जब वो निदान का परिवर्जन होकर की जाए। तो निदान परिवर्जन करना हमारे शरीर से हमारे धातु साम्य रूपी क्रिया को जोड़ने का माध्यम बनता है। इसीलिए आचार्य चरक ने निदान परिवर्जन की स्थिति को यहाँ पे मुख्यता के साथ रखा है कि निदान परिवर्जन हमारे रोगी के अंदर दो तरीके से किया जाता है, सन्निकृष्ट निदान परिवर्जन और विप्रकृष्ट निदान परिवर्जन। सन्निकृष्ट का मतलब होता है कि जो हमारे संरचना के पास में जो स्थिति है उससे जुड़ा हुआ जो निदान की स्थिति है उसको हम सन्निकृष्ट निदान परिवर्जन, और संरचना से दूर वाला जो स्थिति है उसको हम विप्रकृष्ट निदान परिवर्जन। अर्थात उपक्रम, जो षड उपक्रम बताए गए हैं उनके प्रयोग में हम सन्निकृष्ट निदान परिवर्जन को दूर करने के लिए हम उपक्रम सूत्र का प्रयोग करते हैं। तंगण है, विघ्न है, स्नेहन है, रुचन है, स्वेदन है, स्तंभन है, ये सारे जो 6 उपक्रम है जो चिकित्सा में नियमित हम प्रयोग करते हैं, जुरे आतुर, है ना। तो ये जो हमारा
प्रयोग है ये उपक्रम चिकित्सा सूत्र, उपक्रम सूत्र है, और ये उपक्रम सूत्र हमारे सन्निकृष्ट निदान परिवर्जन को, अर्थात जो निदान शरीर में प्रविष्ट करके आयतन का रूप लिया है, वो हमारे धातुओं के साथ जो संपर्क बनाया है, वो धातुओं के साथ उसका संपर्क टूट जाए, इसलिए उपक्रम चिकित्सा सूत्र लगाया जाता है सन्निकृष्ट निदान परिवर्जन। और जो हर बीमारी में पथ्य पालन बताया जाता है, डूज एंड डोंट्स बताए जाते हैं, ये हमारे विप्रकृष्ट निदान परिवर्जन के लिए। वास्तव में विप्रकृष्ट निदान परिवर्जन या पथ्य सेवन हेतुओं को शरीर में नहीं आने देता है, तो ये इसका कार्य क्षेत्र हेतु के ऊपर है, और उपक्रम का जो कार्य क्षेत्र है ये हमारे शरीर के जो निदान हमारे शरीर के धातुओं के साथ संपर्क बनाते हैं आयतन के रूप में, वहां पे ये अधिष्ठान के साथ निदान के संपर्क को तोड़ता है। तो इतना अगर आप सेग्रीगेटेड मैनर में काम करेंगे तभी हम रेडिकल की ओर तक पहुंच पाएंगे। पथ्य सेवन इसलिए जरूरी है, हर बीमारी में इसलिए बताया गया है कि वो हेतु को शरीर में नहीं आने देता है, और उपक्रम इसलिए जरूरी है क्योंकि वो सन्निकृष्ट निदान अर्थात जो शरीर में प्रविष्ट कर चुका है उसको धातुओं से संपर्क नहीं बनाना देता है। तो ये दोनों अगर हम सही ढंग से अप्लाई करते हैं तो निदान परिवर्जन रूपी लाभ प्राप्त होता है, और निदान परिवर्जन हमारी चिकित्सा का प्रथम सोपान होता है। तो संप्राप्ति विघटन के अंदर निदान परिवर्जन का एक विहंगम अवलोकन हमें समझ में आया। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और दूसरा जो उपाय है प्रकृति विघात। प्रकृति विघात, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो विकार की प्रकृति बन चुकी है उसको तोड़ना चिकित्सक का पहला जो है एक महत्वपूर्ण उपाय, वो कर्तव्य बन जाता है कि उसको कैसे तोड़ा जाए। निदान परिवर्जन तो किया, लेकिन जो कुछ भी शरीर के अंदर मजबूती के साथ आके विकृति निर्मित हो गई है उसका विघात करना भी बहुत जरूरी है। अगर वो विकृति शरीर में रहेगी तो कहीं ना कहीं उसका असर बीमारी हमारे शरीर में लगातार या रोगी के अंदर देखने को मिलेगा। तो प्रकृति विघात के लिए हमें चिकित्सा सूत्र का प्रयोग किया जाता है। चिकित्सा सूत्र अर्थात कम केतु विरेचनम, पक्षाघात हेतु विरेचनम, ये जो वमन विरेचन इत्यादि के जो सिद्धांत है, ये सारे जो है वात व्याधि में पंचकर्म का उपाय या बस्ती का उपाय, ये जो चिकित्सा सूत्र बताए गए हैं, इनका उपयोग हमें प्रकृति विघात करने के लिए करना है। तो प्रकृति विघात का उपयोग हम चिकित्सा सूत्र के रूप में जब करते हैं तब जो है हमारे जो विकार प्रकृति बनी रहे उसका घात। और ऐसा भी देखने को आता है कि जब हम चिकित्सा सूत्र का वमन इत्यादि का प्रयोग कर लेते हैं तो प्रकृति का पूर्ण रूप में घात नहीं होता है, और थोड़ी मात्रा में हमारे लीन दोष रह जाते हैं। तो वो लीन दोष जो रह जाते हैं उनके लिए हमारे आचार्यों ने समन औषधियों का वर्णन किया है, जैसा कि गृहिणी में चित्रकाली वटी का वर्णन, राजक्षमा प्रकरण में शीतोपलादी चूर्ण का वर्णन। तो ये जो औषधियां हैं जो कि चिकित्सा सूत्र के बाद लिखी गई हैं, वो उन बीमारियों में जो लीन दोष चिकित्सा सूत्र का प्रयोग करने के बाद रह जाते हैं उनको खत्म करने के लिए वो समन औषधियों का वर्णन यहाँ पे किया। तो हमें समन औषधियों का प्रयोग वहां पे प्रकृति का विघात करने के लिए चिकित्सा सूत्र के बाद प्रयोग करते हैं। तो संप्राप्ति विघटन में हमने निदान परिवर्जन रूपी पहला उपाय समझा, जिसके अंतर्गत हमने उपक्रम और पथ्य पालन की स्थिति को समझा। दूसरा उपाय जो विकार की प्रकृति बनी है उसका विघात करने के लिए हमने चिकित्सा सूत्र और समन औषध का उपाय सीखा। अब जो कुछ भी विकार प्रकृति बनी है, उसका विघात हुआ है, तो वास्तव में वो विघात हमारे शरीर के अंदर ही हुआ। रोगी के शरीर के अंदर ही हमने चिकित्सा सूत्र का प्रयोग किया, समन औषध का प्रयोग किया। तो जो शरीर के अंदर जो टूट फूट की प्रक्रिया हुई है, वो टूट फूट की प्रक्रिया फिर से प्राकृतिक स्थिति में पहुंच जाए, उसके लिए वहां पे हमें पोषण पहुंचाना। और हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में तुष्टि और पुष्टि अर्थात पोषण पहुंचाने का काम तो रस करता है। रस ही वो धातु है जो हमारे शरीर में प्रीणन रूपी कार्य कर सकता है। तो इसीलिए रसायन के माध्यम से वहां पे हम तुष्टि और पुष्टि की स्थिति उत्पन्न करेंगे, पोषण को सही करेंगे, जिससे कि वहां पे आसानी से पोषण पहुंचने लगे। और वाजीकरण मतलब गर्भोत्पादन, नई जो धातुएं जो टूट फूट जो कोशिकाओं में हुई है, वहां पे नई धातुएं, नया गर्भ, नया सेल आ जाए, जितनी भी स्ट्रक्चरल डैमेज हुए थे वहां पे नई धातुएं आ जाए, इसके लिए वहां पे रसायन के साथ साथ वाजीकरण का प्रयोग। इसीलिए आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान में 28 समूर्छनाओं से पहले रसायन और वाजीकरण नाम का अध्याय दिया है। ये हमारे आयुर्वेदीय तंत्रण की बहुत सुंदरता है कि अगर हम इसको समझ लें, और ये ज्ञान गुरु से इस परंपरा से ही आ सकता है कि कैसे रसायन और वाजीकरण को हम क्रम से
सभी समानांतर रूप से सभी 28 के 28 समूर्छनाओं में प्रयोग कर सकते हैं, वहां पे पोषण पहुंचाने के लिए और वहां की धातुओं में जो टूट फूट हुई है उनका पुनर्निर्माण करने। इस तरीके से जब हम निदान परिवर्जन, प्रकृति विघात और प्रकृति स्थापन, तीन चीजों का सही ढंग से प्रयोग करते हैं, तब हमारे शरीर में जो संप्राप्ति होती है उसका पूर्ण रूप में विघटन होता है। तो कुल मिला के संक्षेप रूप से अगर कहें तो जो संप्राप्ति का संगठन बनता है वो विकार प्रकृति, विकार अधिष्ठान और विकार समुत्थान के माध्यम से बनता है, और जो संप्राप्ति का विघटन होता है वो निदान परिवर्जन, प्रकृति विघात और प्रकृति स्थापन के माध्यम से होता है। तो निदान परिवर्जन हमारी विकृति की उत्पत्ति प्रक्रिया को रोक देता है, अर्थात निदान परिवर्जन अगर ठीक ढंग से किया जाएगा तो कोई भी बीमारी उत्थान को प्राप्त नहीं होगी। इसलिए जड़ से अगर किसी चीज को मिटाना है तो निदान परिवर्जन की जरूरत होती है। अगर प्रकृति विघात का प्रयोग करते हैं तो जो बीमारी शरीर में आ चुकी है उसकी विकार प्रकृति का घात होता है, और अगर प्रकृति स्थापन का सही प्रयोग करते हैं तो जो कुछ भी अधिष्ठान या शरीर की जो घटक है, शरीर की जो रचना है, उसमें जो टूट फूट हुई रहती है उसका सही ढंग से निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से निदान परिवर्जन, प्रकृति विघात, प्रकृति स्थापन, ये संप्राप्ति विघटन नियो चिकित्सा का मूल आधार होते हैं, और हम चिकित्सकों को इसको अपनी ओपीडी में ही प्रैक्टिस कर जाना चाहिए। लाक्षणिक चिकित्सा, हेतु व्याधि विपरीत चिकित्सा की स्थिति हमको तात्कालिक लाभ, क्षणिक लाभ दे सकती है, लेकिन मूल निदान परिवर्जन, प्रकृति विघात या प्रकृति स्थापन तक हमको नहीं ले पा पाएंगे। इसीलिए संप्राप्ति विघटन नियो चिकित्सा ही हमारे का मूल आधार। तो आज का जो हमारी चर्चा रही उसका मूल आधार यही रहा है कि किस तरीके से प्राकृतिक पोषण प्रणाली हमारे शरीर में बाहित होती है, इसका विज्ञान हमें पता हो, और किस तरीके से विकृति हमारे शरीर में प्रवेश करती है, और वो विकृति किस तरीके से विकार की प्रकृति को जन्म देती है, किस तरीके से अधिष्ठान पे अपना समूर्छना का फैलाव करती है, और किस तरीके से उसकी उत्पत्ति प्रक्रिया होती है, और इन सबको समझ के उसके विपरीत हम कैसे संप्राप्ति विघटन का उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में हमने आज समझा, और इसमें हम अपने प्रश्न आमंत्रित करते हैं, और आप सभी की जो कुछ भी जिज्ञासा वो यहाँ रखिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। हम लोग अब आगे क्वेरी सेशन की तरफ मूव करते हैं। अगर आप में से किसी की भी क्वेरी है तो आप अपना हैंड रेज करिए, देन आप खुद को अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप पूछने में कंफर्टेबल नहीं है तो चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। किसी की कोई क्वेरी हो तो वो पहले प्लीज अपना हैंड रेज करिए, क्योंकि सारे लोग अनम्यूट करेंगे एक साथ तो दिक्कत आएगी। जी डॉक्टर हरबंश। जी सर, ये विकृत का उत्पत्ति क्रम जरा फिर से बता दीजिए। जी सर। सर विकृत का उत्पत्ति क्रम जी, ये सर थोड़ा रिपीट कर दीजिए सर। विकृति का उत्पत्ति क्रम, बिल्कुल। मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं? यस सर, विजिबल है। देखिए, वास्तव में विकृति हमारे शरीर में बाहर से अंदर की तरफ आती है। तो काल अर्थ कर्म जो मूल रूप से हमको हेतु के रूप में हमारे संहिताओं में वर्णित है, वो बाहर की दुनिया में मौजूद है, और वो हेतु बाहर की दुनिया में तब तक है, हमारे शरीर पे उसका तब तक प्रभाव नहीं पड़ता है जब तक हम लोभ, अविद्रोह और कोप के माध्यम से उन हेतुओं को निदान नहीं बनाते। आचार्य चरक ने कहा है निदान स्थान की उत्पत्ति में कि लोभ, अविद्रोह और कोप ऐसे तीन भाव हैं जिसके माध्यम से बाहर की दुनिया के हेतु, अर्थात आपको सामने दिखाई दे रहा है कि ये मिठाई रखी है लेकिन हमारा पेट भरा हुआ है, और हम उसको लोभ बस अगर जब तक नहीं खाते तब तक वो शरीर में जाके उदर गौरव उत्पन्न नहीं कर सकते। हमने देखा हेतु मौजूद है, लेकिन हमारा लोभ, अविद्रोह और कोप अर्थात तृष्णा हमारी अच्छी थी, हम उचित रीति अनुचित रीति का विचार कर पाए, और हमने कोई प्रज्ञा प्राप्त नहीं किया, और हमारा तृष्णा स्थिर रही तो हम उसको नहीं ग्रहण किया। लेकिन जब हम इस लोभ, अविद्रोह और कोप के बस में आ जाते हैं, तृष्णा इच्छा में बदल जाती है कि हमको खाए हैं फिर भी खा लेते हैं, थोड़ा सा खा लेते हैं या थोड़ा और ले लेते हैं, तब ये हेतु हमारे शरीर में प्रविष्ट करने लगता है। और जब ये हेतु हमारे शरीर में प्रविष्ट करता है तब ये अपनी विकृत प्राण रूपी ऊर्जा
हमारे शरीर में ले जाता है और वहां से हमारे शरीर में निदान की उत्पत्ति होती है। निदान का मतलब होता है निश्चित दियते प्रतिपाद्यते इति निदानम, जो हमारे शरीर में निश्चित रूप से विकृति उत्पन्न ही करे। शब्दों का बहुत महत्व है आयुर्वेद में, कोई भी शब्द यूं ही नहीं कहे गए। हमारे यहाँ सिनोनिम्स जैसा कुछ नहीं है। हम लोग पर्यायवाची जो कहते हैं वो परिकर्षण रूपेण, हर दृष्टि से, परिकर्षण मतलब चारों तरफ से सर्वतो दृष्टि अवलोकन करना ही पर्यायवाची शब्दों का मतलब है। तो निदान और हेतु एक नहीं है। हेतु शरीर के बाहर विकृत प्राण रूपी ऊर्जा है और निदान शरीर के अंदर विकृत प्राण रूपी ऊर्जा है, अब जो निश्चित तौर पर हमारे शरीर में विकृति को जन्म देगी। तो जब ये विकृति हमारे शरीर में निदान के रूप में प्रकट होती है, तब वो हमारे शरीर की धातुओं के साथ संपर्क बनाने के लिए आगे बढ़ती है। तो आप सभी जानते हैं कि ये बाहर से आया जो विकृति है वो अपना कार्य आगे स्वयं से नहीं कर सकता है। तो निदान क्या करता है, अपनी विकृत प्राण रूपी ऊर्जा हमारे शरीर के दोषों को दे देता है। दोष उसके प्रतिनिधि बन जाते हैं। वास्तव में निदान के संपर्क में आने से पहले सारे दोष भी प्राण, उदक, अन्न या वायु, पित्त, कफ भी धातुएं ही, लेकिन जैसे ही वो निदान के संपर्क में आते हैं उनके अंदर दूषीकरण की क्षमता आ जाती है और वो अपना धातुत्व छोड़ देते हैं और वहां से वो वायु अपनी क्रिया छोड़ देता है, पित्त अपना परिवर्तन छोड़ देता है, कफ अपनी रचना छोड़ देता है और उस तरीके से वो विकृति को लेकर आगे बढ़ने लगते हैं और वो दोष के रूप में आगे जाने लगते हैं। तो ये विकृति उत्पन्न होने का हमारा माध्यम बनता है कि निदान अब अपनी विकृत ऊर्जा अपना दोषों को दे देता है और दोष क्या करते हैं, फिर अपने स्वस्थान पे संचय, प्रकोप और प्रसर की स्थिति में वृद्धि को प्राप्त होते हैं और फिर जब विकृति निदान हेतु का सेवन जारी रहता है तब वो अपने संचय प्रकोप के बाद अपने प्रसरोन्मुख होकर रक्त के माध्यम से वायु का आश्रय लेके शरीर में फैलते हैं और अब धातुओं के साथ संपर्क बनाना शुरू करते हैं और फिर वो निदान से दोष और दोष से दूष्य, अब इस तरीके से दोष दूष्य की आपस में मिलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और पूर्व रूप इत्यादि उत्पन्न होना शुरू होते हैं और फिर आगे चल के दोष दूष की समूर्छना उत्पन्न होकर व्याधि या रूप का जन्म। तो इस तरीके से विकृति जो है बाहर से अंदर की तरफ हेतु के माध्यम से आती है, निदान के माध्यम से आगे बढ़ती है, दोष के माध्यम से वाहित होती है, दूष के माध्यम से निदान और हेतु और जो दोष और दूष आपस में मिलते हैं पूर्व रूप को जन्म देते हैं और फिर दोष दूष समूर्छना होके व्याधि के रूप में अपना पूरा फैलाव कर लेती है। तो ये विकृति के उत्पन्न होने की प्रक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा सर। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी और का है? अपना हैंड रेज करिए। ये और का कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में भी आप अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं। जी डॉक्टर एकता गुप्ता, आप खुद को अनम्यूट कर सकती हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर मेरा क्वेश्चन है सर, जो आपने ये धात्वाग्नि क्रिया मतलब धात्वाग्नि को जो दूषित होना बताया, उसको एक बार प्लीज दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए। जी मैम, रिपीट करेंगे अपना क्वेश्चन प्लीज। सर जब आपने ये समझाया था प्राकृत पोषण, उत्पत्ति, स्थिति, धारण, लय, कर्म, निष्पत्ति, उसमें धात्वाग्नि की जो क्रिया समझाई है सर दूषित होने की, समझा दीजिए। जी हाँ, ये स्लाइड आप देख पा रहे हैं? यस सर। ठीक, जैसा कि हम सभी बाहर की दुनिया से ऊर्जा के लिए जुड़े हुए हैं और बाहर की दुनिया से ऊर्जा जो हम लेते हैं वो 3 स्रोतस के माध्यम से लेते हैं, प्राणवा स्रोतक, अन्नवा स्रोतस और उदकवा स्रोतस। ये प्राण, उदक, अन्न जो 3 स्रोतस हैं ये हमें बाहर की दुनिया के साथ जुड़े हुए और वास्तव में ये 3 स्रोतस ही हमारे शरीर में बाहर से जो कुछ भी हम पोषण लेते हैं उस पोषण के अंदर जो भी परिवर्तन होकर हमारे शरीर लायक जो स्थिति बनती है वो हमारे शरीर में उत्पत्ति कारक स्थिति बनती है। अर्थात जो हमारे शरीर में पोषण आया और फिर उसमें परिवर्तन होकर जो प्रारंभिक उत्पत्ति हुई जठराग्नि की क्रिया के बाद, उसको हम आहार रस कहते हैं। तो आहार रस का निर्माण इन 3 स्रोतस की उपस्थिति में मूल रूप से हमको हमारे आमाशय पक्वाशय में देखने को मिलता है। फिर ये पोषण हमारे शरीर में इसी जठराग्नि का जो अगला स्वरूप है जिसको हम खले कपूर न्याय के माध्यम से जानते हैं कि ये मार्गस्थ रस होता है, अर्थात अब ये पोषण हमारे शरीर में हृदय के माध्यम से बल प्राप्त करके
और शरीर में पोषण वाहित होता है, हर जगह जाता है खले कपोत न्याय के तरीके से, और जिसको जैसी जरूरत होती है वो अपना अपना पोषण वहां से ले लेता है। जब ये रसाग्नि के मूल में जाएगा तो रसाग्नि अपने अंश लेके अपना अपने जैसा रस बनाएगी, रक्ताग्नि अपना अंश लेके अपने जैसा रक्त बनाएगी। इस तरीके से हमारी धातुओं का निर्माण होता है। अर्थात धात्वाग्नि खले कपोत न्याय में से अपना अंश लेके केदारी कुल्या न्याय के माध्यम से अपना धातु बनाती है और अगली धातु के लिए अपना जो है सूक्ष्म अंश भेज देती है। तो स्थिरीकरण का कार्य जो है वो धात्वाग्नि या धातुएं बनाने का काम धात्वाग्नि के माध्यम से होता है, और वो हमको स्थिरीकरण करने का कार्य करती है। और फिर महाभूताग्नि में, जो कि अंग और उपांग के मर्मास्थि संधि की स्थिति में रहती है, वहां पे हम महाभूताग्नि के माध्यम से हम उत्पत्ति का कार्य भी करते हैं, और जब हमें खर्च करना होता है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मेरी वाग इंद्रिय कार्य कर रही है और मेरे कंठ और जीवा इत्यादि जो संधियां हैं आंखी गले की, वो सब में हमारी धातुएं खर्च हो रही हैं, और मैं आपसे लगातार बात कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद 2 घंटे 3 घंटे के बाद मेरी धातुएं खर्च होती जाएंगी, तो मेरे अंग और उपांग मतलब हमारी जो ये संधियां हैं, यहाँ से एक डिमांड होगा कि नहीं मुझे और धातुएं चाहिए, तो मैं शाखा से धातुएं लेने की कोशिश करूंगा, फिर शाखा इसको सप्लाई करेगी। शाखा से जब खर्च हो जाएगा तो वो मार्गस रस से धातुएं मांगेगा, तो धातुएं मार्गस रस से जाएंगी। फिर वो मार्गस रस से जब खत्म हो जाएगा तब वो कोष्ठ से मांगेगा, फिर कोष्ठ से धातुएं यहाँ जाएंगी। फिर जब कोष्ठ में खत्म हो जाएगा तब वो कोष्ठ बाहर से मांगेगा, और हमको भूख प्यास इत्यादि लगेगी कि नहीं अब मुझे पानी पी लेना चाहिए, अब मुझे खाना खा लेना चाहिए। इस तरीके से हमारा पोषण जो है उपयोग के आधार पर डिमांड, सप्लाई एंड डिमांड मेंटेन रहती है, कि हमारे अंग प्रत्यंग से हम मर्मास्थि संधि के माध्यम से कार्य करके ऊर्जा को खत्म करते हैं, खर्च करते हैं, और शाखा के माध्यम से उसको स्थिर किए जो स्टोर एनर्जी रहती है उसको फिर से सप्लाई करते हैं, और कोष्ठ के माध्यम से फिर से बना के और फिर से डिलीवरी चैनल्स को आगे बढ़ाते हैं। तो ये उत्पत्ति स्थिति लय हमारे शरीर में, निर्माण स्थिति और लय ये चलता रहता है। यही हमारे शरीर का अनुवर्तन या पोषण प्रक्रिया। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, काफी अच्छा था। डॉक्टर मनोज सिंह का क्वेश्चन है, प्लीज एक्सप्लेन सन्निकृष्ट निदान, विप्रकृष्ट निदान, व्यंजक निदान। जी, शायद आपका प्रश्न यहाँ से आया है, निदान परिवर्जन की जो हमने बात की है। वास्तव में निदान जो है, सन्निकृष्ट का मतलब होता है जो कुछ भी विकृत प्राण रूपी ऊर्जा शरीर में आई है, वो उसने जो विकृति उत्पन्न की है, जो समूर्छना उत्पन्न की है, उसके नजदीक की स्थिति को सन्निकृष्ट निदान, और जो उस समूर्छना से दूर बहुत पहले जो अपथ्य का सेवन किया गया, उस अपथ्य के वजह से जो निरंतर हमारे शरीर में जो विकृत प्राण रूपी ऊर्जा आ रही थी, उसको हम विप्रकृष्ट निदान कहते हैं। तो वास्तव में जो उत्पादक और व्यंजक हेतु है, इसका डिवीजन भी इसी तरीके से किया गया है कि उत्पादक हेतु जो कि हमारे विप्रकृष्ट स्थिति का हो सकता है, और व्यंजक हेतु जो कि हमारे सन्निकृष्ट स्थिति का हो सकता है। ऐसा भी डिवीजन जो है हमारे उसमें किया गया है। तो ये अगर हम दोनों स्थितियों को समझे कि समूर्छना के पास वाला निदान सन्निकृष्ट या जो है व्यंजक, और समूर्छना से दूर वाला विप्रकृष्ट या उत्पादक हेतु, दोनों को दूर करना जरूरी है, क्योंकि जो दूर वाला है वो हेतु के रूप में हमारे शरीर में आने वाली विकृत ऊर्जा को जन्म देता है। तो हेतु को अगर दूर करना है तो विप्रकृष्ट निदान परिवर्जन अर्थात पथ्य पालन जरूरी है। और जो शरीर में आ गया है, अब धातुओं के साथ संपर्क बना रहा है, उस संपर्क को लंघन से, वृंगण से, स्नेहन से, रूक्षण से, स्वेदन से तोड़ना भी जरूरी है, क्योंकि जो निदान शरीर में आ गया है वो धातु से संपर्क नहीं बना पाएगा, तो उसको नष्ट करना आसान है। अगर धातु के साथ मिल गया तो फिर हम धातु को नष्ट नहीं कर सकते। तो निदान को हटाना, धातु से उसका संपर्क तोड़ना, उसको अलग थलग कर देना, ये हम उपक्रम के माध्यम से करते हैं। ये हमारा सन्निकृष्ट निदान परिवर्जन। थैंक यू सो मच सर। आई होप डॉक्टर मनोज को उनका आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट एनीवन अगर कोई और क्वेश्चन पूछना चाहे तो अपना क्वेश्चन पूछ सकता है, वरना हम इस सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। एनीवन एल्स? ओके, डॉक्टर शुभी का क्वेश्चन आया है, प्लीज आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर
मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी पेशेंट के अंदर हम निदान परिवर्जन नहीं कर सकते हैं, सपोज किसी को वेरिकोस वेन का इशू है और उनकी जॉब ऐसी है कि उन्हें काफी देर तक खड़ा रहना पड़ा है, वो उनका मेन कारण है होने का, तो उस केस में हमें कैसे मतलब उसको ट्रीट करना चाहिए? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लिनिकली ऐसी बहुत स्थितियां देखने को मिलती हैं, क्योंकि हम सभी क्लिनिशियन हैं, ओपीडी लेवल पे हम रेगुलर पेशेंट देखते हैं। अगर आप निदान परिवर्जन नहीं कर पाते हैं तो आप देखिए कि आप चिकित्सा के क्रम में निदान परिवर्जन का हमारा पहला स्टेप होता है। तो अगर हम सीधे चिकित्सा सूत्र की तरफ बढ़ते हैं या हम सीधे प्रकृति विघात की तरफ बढ़ते हैं, जैसा कि अभी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि निदान परिवर्जन हमारी चिकित्सा का प्रथम सोपान। तो निदान परिवर्जन से क्या होता है, हमारा जो कोष्ठ है वो क्लियर हो जाता है। प्रकृति विघात, प्रकृति स्थापन के लिए हमारा रास्ता खुला होना चाहिए। अगर आप सपोज करिए कि निदान परिवर्जन आपने नहीं किया, निदान परिवर्जन का कार्य क्षेत्र हमारा मुख्य रूप से कोष्ठ है, जहां से पोषण आगे जाता है। तो अगर ये पोषण कोष्ठ आगे क्लियर नहीं है तो आप किसी भी, ये स्लाइड आप देख पा रहे हैं? ये सर विजिबल है। हाँ जी सर। अगर आपका ये कोष्ठ क्लियर नहीं है, यहाँ से आपका कोष्ठ क्लियर नहीं है, तो आप अपनी औषधि को किसी भी शाखा की स्थिति में पहुंचाना चाहते हैं जहां पे आपने कहा कि वेरिकोसिटी डेवलप हो रखी है। वेरिकोसिटी मूल रूप से हमारे उदावर्त के वजह से होने वाली रोग है। तो अगर आप यहाँ तक न्यूट्रिशन या अपनी ड्रग को पहुंचाना चाहते हैं तो माध्यम तो आपका कोष्ठ ही बनेगा, और कोष्ठ मलों से भरा पड़ा हुआ है। यहाँ पे आपने निदान परिवर्जन नहीं किया, सन्निकृष्ट निदान लंघन इत्यादि नहीं कराया, तो यहाँ से जो औषधि है वो यहाँ तक वाहित नहीं हो पाएगी, और औषधि अगर यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगी तो आपको जो लाभ है, डिजायर्ड इफेक्ट है, वो नहीं मिल पाएगा। 20-30% जो कुछ भी डिलीवरी होगी यहाँ तक औषधि की उतना ही लाभ मिलेगा। तो इसीलिए निदान परिवर्जन हमारे मार्ग खोलता है और हमारी औषधि को उसी मार्ग से ले जाने में मदद करता है जिस मार्ग से पोषण आगे जाता है। इसीलिए पोषण को पहले हमने समझा कि पोषण पहुंचाने का माध्यम और औषध पहुंचाने का माध्यम एक ही है, तो इसी माध्यम से ही हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप इसमें क्या कर सकते हैं, कोई शाखा का सीधा उपक्रम, बाह्य परिमार्जन का उपक्रम करेंगे तो उसमें आंशिक लाभ मिल जाएगा, कोई उद्वर्तन या कोई लेपन इत्यादि कार्य करते हैं। लेकिन कोष्ठ से जो औषधि आप मुख्य मार्ग से पहुंचाना चाहते हैं वो नहीं पहुंच पाएगी, तो आंशिक लाभ देखने को। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर जैसे इन्होंने इस केस में पूछा, आपने बताया कि कोष्ठ शोधन होना चाहिए, तो अब इस केस में स्पेशली वेरिकोज वेन्स के केस में किस तरह? जी बिल्कुल, आप सबसे पहले तो आकलन ये करना होगा कि वेरिकोज वेन या ऐसी स्थितियां निर्मित कैसे हुई, मतलब उसका समुत्थान क्या है। आमतौर पर, चूंकि मैं केस नहीं देख रहा हूं, लेकिन आपकी स्थिति का मैं ये बताना चाहूंगा कि जो पक्वाशय है, जहां से हम मूल रूप से हमारे वात मूत्र पुरुष इत्यादि का विसर्ग होता है, यहाँ से हमारे अगर हम इसका सही ढंग से निष्कासन नहीं हो रहा है तो जो वायु की प्रतिलोम गति की स्थिति निर्मित होती है, और जो स्रोतस की शिरा ग्रंथि नामक दुष्टि है वो यहाँ पे जन्म लेती है, और इस प्रतिलोम गति के वजह से ही जो है वेरिकोसिटी डेवलप होती है। तो जब तक वातानुलोमन नहीं होगा तब तक ये वेरिकोसिटी में किसी भी तरीके से हम लाभ नहीं दे सकते। तो मूल रूप से हमको समुत्थान कहाँ से उत्पन्न हुआ है यहाँ जानने की कोशिश होना चाहिए। जब तक समुत्थान भेद नहीं होगा तब तक हम इसमें, इस मरीज में या जो भी मरीज हमारे पास इस तरीके की परेशानियां लेके आते हैं, तब तक उसमें लाभ नहीं हो सकते। थैंक यू सर। सो इसमें उदावर्त का अगर है तो हमें कोष्ठ शोधन मतलब के लिए वातानुलोमन हमें करना चाहिए। बिल्कुल हमें ये देखना होगा वास्तव में कि जो हमने अभी बात किया कि कोई भी बीमारी दो ही जगह से उत्पन्न हो सकती है, आमाशय से या पक्वाशय से। तो ये मरीज अपना वेरिकोसिटी लेके तो आई है या लेके आया है, लेकिन वो कहाँ से उत्पन्न हुआ, उसका समुत्थक तो क्या है, आमाशय से है या पक्वाशय से। इसी को बोलते हैं कि प्रोडक्शन हाउस उस बीमारी का कहाँ पे है। तो प्रोडक्शन हाउस अगर पक्वाशय में है तो पक्वाशय से उसके मल का आना रोकना होगा, तब जाके वो हमारे जो सिराएं हैं जहाँ पे ग्रंथि उत्पन्न हुई है, जहाँ पे हमको दिख रहा है, वहां तक मल जाना रुके। वो वहां प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, वो यहाँ से एक्सपेल होकर वहां तक जा रहा है। ऐसा हमको पूरा एक चैनल ट्रेस आउट करना पड़ेगा। इसी को हम समुत्थान भेद कहते हैं, और ये हमको बहुत जानना जरूरी है। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर श्रीकांत का क्वेश्चन है, इन्फेक्शियस डिजीजेस में सन्निकृष्ट एंड विप्रकृष्ट निदान कैसे समझें? इन्फेक्शन डिजीज में सन्निकृष्ट और विप्रकृष्ट निदान कैसे समझें? जी बिल्कुल,
अगर कोई भी बीमारी है, आप जो भी इन्फेक्शियस डिजीज आपने उसका कारण समझा, लेकिन आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से जब हम उसके डायग्नोसिस में जाते हैं तो हम तो 3 ही कारणों से उसको समझ के लेके आते हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य के माध्यम से ही वो विकृति, चाहे वो जीवाणु रूप में है, चाहे वो किसी अन्य कारणों से वो हमारे शरीर में आई, इधर वो कोई हमारे जो है मलिन आहार के सेवन से आई या हमारी किसी विषमता की वजह से आई। तो ये जो भी संपर्क हमारे उसमें हुआ, उसमें भी हमको आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये 3 ऐसे माध्यम है जिनका हम सन्निकृष्ट और विकृत स्थिति में निदान समझ सकते। थैंक यू सो मच सर। आई होप डॉक्टर श्रीकांत को उनका आंसर मिल गया होगा। आप खुद को अनम्यूट भी कर सकते हैं डॉक्टर श्रीकांत, अगर आपका क्वेरी रिजॉल्व नहीं हुई है तो। जी, और किसी की क्वेरी रहती है? तो हम लोग इस सेशन को यहीं पर रैप करते हैं। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, डॉक्टर नरेंद्र ने हैंड रेज किया है, आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए। जी, हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर, मेरा प्रश्न ये था कि जो आपकी आवाज कट रही है डॉक्टर नरेंद्र। हाँ हाँ सर, मेरा प्रश्न ये था, ऊर्ध्व अम्लपित्त वाले जो पेशेंट आते हैं अपने पास, हाइपर एसिडिटी वाला कोई पेशेंट है और वो किसी अन्य व्याधि के रिगार्डिंग जी, डॉक्टर नरेंद्र, आपका आई गेस नेटवर्क ठीक नहीं है। आप प्लीज चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल दीजिए। ब्रेक जो है वो नॉर्मल जो है। ओके ओके। थोड़ी वॉइस क्रैक हो रही है आपकी। क्वेश्चन मैं पूरा सुन नहीं पाया। ऊर्ध्व अम्लपित्त के बारे में आपको कुछ प्रश्न है? आप प्लीज चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल दीजिए सो दैट हम लोग देख सकें आपका क्वेश्चन क्या है। नेटवर्क आपका ठीक नहीं है आई गेस। तब तक कोई और अगर अपना क्वेश्चन करना चाहे तो वो प्लीज पूछ लीजिए, वरना हम लोग यहीं पर रैप करेंगे इसको। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज रिकॉर्डेड सेशंस के ऊपर ना रहें, लाइव सेशंस अटेंड करें, क्योंकि आपकी जो भी क्वेरीज होंगी वो फौरन के फौरन हम लोग यहाँ पर डॉक्टर साहब जो है उनका आंसर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिकॉर्डेड सेशंस देखेंगे तो उसमें आपकी क्वेरी शायद रिजॉल्व ना हो पाए उतनी इफेक्टिवली। तो आप लोग रेगुलर रहें इसमें। एंड नेक्स्ट सेशन जो होगा वो नेक्स्ट वीक फ्राइडे को इसी टाइम पर होगा, 7:30 to 9 PM। जी, डॉक्टर नरेंद्र ने बोला है रसायन और वाजीकरण का सेवन कब तक कराना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये डिपेंड करता है कि जो समूर्छना का निर्माण हुआ है उसका बल कितना है। समूर्छना का निर्माण हुआ है उसका बल कितना है, और चूंकि हम जानते हैं कि हमारी जो मूल रूप से रसायन और वाजीकरण है वो प्रकृति स्थापन के लिए काम करती है, और प्रकृति स्थापन जो है वो हमारे अधिष्ठान को सही रखने का विज्ञान, अर्थात अधिष्ठान कितना नुकसान को हाथ को प्राप्त हुआ है इसके बेसिस पे हमारा रसायन और वाजीकरण के प्रयोग की स्थिति बनती है। कुल मिला के यूं कहे कि अगर ये आकलन आप अधिष्ठान की स्थिति में समझ जाए कि अधिष्ठान की अग्नि, अधिष्ठान के अंदर के स्रोतस, दोषों के अंश, दोषों के स्थान, प्राण आयतन और महामूला, इनमें कितना फैलाव है किसी भी समूर्छना का, उसके बेसिस पे हम रसायन की काल मर्यादा को स्थिर कर सकते हैं। किसी किसी में हमारी समूर्छना का बल कम है, एक ही स्रोतस इन्वॉल्व है, एक ही अग्नि इन्वॉल्व है, दोषों का एक ही अंश इन्वॉल्व है, दोषों का एक ही स्थान इन्वॉल्व है, एक ही प्राणायतन इन्वॉल्व है, एक तरफ की महामूला इन्वॉल्व है। हो सकता है कि वो 2 महीने के एक ऋतु के रसायन सेवन से ही उसको लाभ, और ऐसा भी हो सकता है कई सारे स्रोतस इन्वॉल्व है, कई सारे दोषों के अंश है, कई सारे दोषों के स्थान है, कई प्राणायतन है और ऊर्ध्व अधव या ऐसी महामूलाओं का जो है विस्तार है, तो हो सकता है एक संवत्सर तक भी हमको रसायन का सेवन करना। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर अदीबा का है, सर हम अपनी डेली लाइफ में कौन सा रसायन ले सकते हैं फॉर वया स्थापन?
बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इसके लिए आपको स्वस्थवृत्त और अन्नपान की चर्या का पालन करना। स्वस्थवृत्त और अन्नपान ये दो 4 अध्याय के जो है, जो 2 चतुष्क आचार्य चरक ने बताए हैं, वो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को स्थिर रखने के लिए बताए गए। तो मात्रा स्थिति, तस्या स्थिति, नावेगान भाणी, इंद्रियोपक्रमणीय, ये हमारे जो है स्वस्थवृत्त चतुष्क का भाग है। यज्ञ पुरुषित विविध स्थिति और जो है अन्नपान रक्षा विधि और जो है आत्रे भद्रकापी, ये जो 4 अध्याय उधर हैं, ये हमारे अन्नपान अध्याय के, अन्नपान चतुष्क के भाग है। तो ये 8 चतुष्क का अगर हम सम्यक पालन करते हैं तो हम स्वस्थ व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का संरक्षण कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर पेशेंस।